नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है और सितंबर के महीने में G20 के हेड ऑफ द स्टेट्स का एक सम्मेलन भारत में होगा। और ठीक इसी की तर्ज पर आप जानते हैं कि SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी प्रेसिडेंसी भारत के पास। हाल ही में इसके फॉरेन मिनिस्टर्स का सम्मेलन हमारे यहाँ पर हुआ था, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हमारे देश में आए थे। तो ठीक इसी की तर्ज पर कल के दिन में SCO के हेड ऑफ द स्टेट्स की एक बैठक भारत में आयोजित हुई थी, जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग और इसके अलावा रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और आप ये जानते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये सब शामिल हुए थे। और भी जो 9 कंट्रीज हैं, इनके हेड ऑफ द स्टेट्स इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और क्या कुछ इस सम्मेलन में हुआ, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान जिसकी भी किसी भी सम्मेलन में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान जो है कश्मीर का राग अलपता है और भारत आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करता है। तो इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो शहबाज शरीफ है, इनके मुंह के सामने कहा है कि कुछ देश ऐसे हैं जो टेररिस्ट को एक तरह से अपनी विदेश नीति में शामिल किए हैं और वो देश टेररिस्ट के लिए एक हेवन की तरह है। आप देख सकते हैं, पीएम मोदी से सम कंट्रीज आर टेरर हेवंस एज पाकिस्तान शरीफ लुक्स ऑन। ठीक है, आप देख सकते हैं एससीओ समिट, नरेंद्र मोदी सेट सम कंट्रीज यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड गिव सेफ हेवन टू टेररिस्ट विदाउट नेमिंग एनी नेशन। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधी सी बात है, इशारा पाकिस्तान की ओर ही था कि कुछ देश दुनिया में ऐसे हैं जो सीमा पार से जो है आतंकवाद का निर्यात कर रहे हैं, उनकी विदेश नीति में, उनकी पॉलिसी में ही जो है आतंकवाद है। तो ये सब कुछ क्या है मामला, आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि एससीओ आखिर है क्या और भारत के लिए इतना क्यों महत्वपूर्ण है, चाइना के लिए क्यों है, रशिया के लिए क्यों है, पाकिस्तान के लिए क्यों, और किस तरह से भारत जो है इसका मेंबर बना था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो एससीओ है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना आप जानते हैं 2001 में हुई थी। और 2001 में जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था। यानी कि 2001 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत इसका मेंबर नहीं था। अब देखिए, यहाँ पर स्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि ये जो एससीओ है, इसमें मेनली आप देख पाएंगे कि जो तुर्कमेनिस्तान है, इसको छोड़ करके बाकी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले जब इसका फाउंडिंग मेंबर था, एक रशिया था और दूसरा चाइना था। और बाकी के जो कंट्रीज़ हैं ना, ये उतने ज़्यादा महत्व नहीं है उनका, क्योंकि मेनली जो है रशिया, चाइना, इंडिया, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में 2001 में जब ये संगठन बना था तो इंडिया तो इसमें था नहीं। ठीक है, तो रशिया और चाइना ये दोनों ही संगठन में थे और रशिया बहुत ज़्यादा नर्वस था कि संगठन में वो अकेला पड़ गया। क्यों? क्योंकि चाइना लगातार प्रयास कर रहा है खुद को एक्सपेंड करने का, ये जो यहाँ वाले कंट्रीज़ हैं ना इनमें, और इन कंट्रीज़ को कहा जाता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। यानी कि एशिया के सेंट्रल में जो कंट्रीज़ हैं उन्हें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है, जो कभी यूएसएसआर के पार्ट थे, जिसका पार्ट रशिया भी था। 1991 में यूएसएसआर टूटता है, रशिया समेत ये सारे के सारे देश बनते। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यूएसएसआर का जो बॉर्डर था वो यहां अफगानिस्तान तक लगता था। ठीक है, यहां तक यूएसएसआर का बॉर्डर इस तरह से हुआ करता था, ईरान के साथ नहीं था। ये पूरा का पूरा एरिया यूएसएसआर के अधीन आता था। तो ये जो कंट्रीज बनी है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब के सब यूएसएसआर से टूटकर ही बने। और जब रशिया बना था तो रशिया के बनने के बाद भी इन जगहों पर रशिया का ही बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। लेकिन आप जानते हैं 1991 में जब यूएसएसआर टूटता है तो उसके बाद रशिया में उतना दम नहीं रह गया था, इसका प्रभुत्व ऑलरेडी कम हो चुका था और चाइना लगातार ग्रो कर रहा था। और चाइना का, जैसे कि आप जानते हैं, बॉर्डर भी इस एरिया में लग रहा है और यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस को परचेज कर रहा था। तो ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में क्या हुआ, चाइना का प्रभुत्व बढ़ने लगा, जिसको देखकर रशिया को चिंता होने लगी और रशिया खुद को एससीओ में अकेला देखने लगा। तो रशिया चाहता था कि इसी एरिया में, एशिया में ही एक ऐसा देश है जो उसका फ्रेंड है, जिसका नाम क्या है, इंडिया है। इंडिया को अगर इस एससीओ में लाया जाएगा तो चाइना को काउंटर किया जा सकेगा और हमारी भी यहाँ पर चलेगी। और इस उद्देश्य से रशिया ने प्रस्ताव दिया कि भारत को जो है एससीओ का मेंबर बनाया जाए। तो चाइना ने जो है कहा कि अगर तुम भारत को एससीओ का मेंबर बना दो तो कोई बात नहीं, बनाओ, लेकिन पाकिस्तान भी बनेगा। तो इस तरह से 2017 में इस एससीओ में भारत और पाकिस्तान दोनों एक तरह से पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्राप्त करते हैं। तो 2001 में संगठन बना था और 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों कहां पर जाते हैं, एससीओ में जाता। भारत क्यों गया? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया चाहता था कि एससीओ में वो अकेला था और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है यही एससीओ के पार्ट थे और यहां पर चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा था, इसलिए भारत की आवश्यकता रशिया को थी। तो ये भारत के जाने का मेन कारण था। इसके अलावा और भी भारत के बहुत सारे हित थे। ये तो रशिया का कारण मैंने आपको बता दिया कि रशिया भारत को क्यों ज्वाइन करना चाहता था।
और भारत को इसको ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या था? एससीओ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और भारत के लिए इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में पहुंच बहुत कठिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से भारत है तो भारत को अगर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाना है तो भारत को पाकिस्तान होते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे है नहीं और पाकिस्तान भारत को कभी भी एक रूट अवेलेबल नहीं कराएगा अपने देश से होते हुए इन देशों में जाने के लिए। तो इसके लिए भारत ने क्या किया? बहुत लंबा चौड़ा प्रयास किया। ईरान में जो ग्वादार पोर्ट आप जानते हैं, यहाँ इसको भारत ने एक्सेस करने का प्रयास किया और यहाँ से सेंट्रल एशिया में जाएगा। तो भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंच का थी बहुत मुश्किल थी। इसलिए अगर हम एससीओ के मेंबर बनते हैं तो फ्यूचर में हमारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनके साथ संबंध हमारे सुधरेंगे। और पाकिस्तान तो खैर पाकिस्तान है, वो किसी भी संगठन में जाता है लोन प्राप्त करने के लिए, सब आप जानते ही हैं। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, जो एससीओ का इतिहास है वो सब मैंने आपको बता दिया है। और इस बार की जो समिट है ये कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। कई मायनों में इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले मैं आपको भारत की बात बता रहा हूँ। देखिए भारत को आखिर क्या प्रॉब्लम थी समिट से। देखिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी समिट में ये हो गई थी कि इस समिट में, देखिए पहले तक तो इसमें ईरान शामिल नहीं था। इस साल ये आप ईरान देख पा रहे होंगे, भारत देख पा रहे होंगे, ये ईरान भी इस साल एससीओ का परमानेंट मेंबर बन गया है और इस तरह से अब एससीओ के सदस्य देश जितने भी थे उसमें ईरान भी जुड़ गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या था, अगर एससीओ की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास में, तो ऑब्वियस सी बात है इसके हेड ऑफ द स्टेट्स का सम्मेलन भारत में होता। और भारत में कौन कौन आते? तो आप ध्यान रखिए, एक तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आते जो कि अमेरिका विरोधी हैं, ठीक है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आते, ये भी अमेरिका विरोधी। और सबसे बड़ी बात, ईरान के प्रेसिडेंट रईसी आते, जो सबसे एक तरह से आप देखने को मिलेगा कि भारत एक तरफ तो अमेरिका के साथ यात्रा में, पीएम मोदी जी गए थे हाल ही में, बहुत ज़्यादा चर्चा में वो यात्रा रही थी। और उस यात्रा से आने के बाद अगर भारत अपने देश में चाइना के प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहे हो, पुतिन से हाथ मिला रहे हो और ईरान के प्रेसिडेंट रईसी से हाथ मिला रहे हो और वो भी नई दिल्ली में ये सब के सब एकत्रित हुए हों, तो बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल एक तरह से न्यूज़ बनती है। और भारत को हो सकता है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड क्रिटिसाइज कर दे, तो एक तरफ तो तुम हमारे साथ इस तरह के टाई अप कर रहे हो और दूसरी तरफ हमारे दुश्मनों को अपने देश में बुला करके इनके साथ हैंडशेक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं भारत की एक इमेज गलत तरह की वेस्टर्न वर्ल्ड में और अमेरिका में जाती है। हालांकि इससे प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है और अमेरिका भी जानता है कि भारत, ऑब्वियस सी बात है कि भारत के इतने ज़्यादा हित ईरान से जुड़े हैं, रशिया से जुड़े हैं, तो वो इन दोनों को तो कभी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए भारत सरकार ने प्रयास किया कि हम क्यों ना ये सम्मेलन जो है वर्चुअल करें, यानी कि दुनिया के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, ठीक है, वो भारत में ना आए, हम इस सम्मेलन को वर्चुअल करें। और वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर वो दिखाई देंगे और इस तरह से जो है भाषणबाजी करके 1-1.5 घंटा चले जाएंगे उसके बाद। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर एससीओ की समिट आयोजित हुई थी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो समिट थी रशिया के लिए थी, क्योंकि रशिया के लिए ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि रशिया को खुद को ये दिखाना था कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत प्रयास किए हमको आइसोलेट करने के, लेकिन हमको आइसोलेट करने में नाकाम आप साबित हुए हो। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसा कि आप जानते हैं, G7 से इसको निकाल दिया, FATF से इसको लात मार के निकाल दिया, अब उसको ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी वहाँ पर चल रही है। इसके अलावा दुनिया के जो भी संगठन थे इनका आर्थिक बहिष्कार करने का उन्होंने प्रयास किया, जितनी कंपनियाँ थी सब उनको निकाले, यानी कि एक तरह से रशिया को पूरी दुनिया में अलग थलग करने का प्रयास पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने मिलकर किया था। लेकिन इस एससीओ की समिट में जो रशिया है उसने दिखाने का प्रयास किया कि देख लो, तुम चाहे कितना ही हमको अलग थलग करने का प्रयास कर लो, दुनिया में हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं, जैसे कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये है ईरान है, भारत है और चाइना है, ठीक है। तो एक तरह से रशिया ने एक संदेश दिया है अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को कि चाहे तुमको जो करना कर लो, लेकिन हम अलग थलग अभी पूरी दुनिया में नहीं है, हम यूनाइटेड है। और साथ में आपको पता होगा कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने ये बताने का प्रयास किया है कि पुतिन की जो सत्ता है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप जानते हैं वैगनार ग्रुप का यहाँ पर विद्रोह हुआ था इनके यहाँ पे। तो इस उद्देश्य से भी जो है रशिया ने एक संदेश दिया है दुनिया को कि हमारा जो देश रशिया है, यहाँ के लोग जितने यूनाइटेड आज से पहले कभी नहीं थे, उससे भी ज़्यादा यूनाइटेड आज की डेट में हो गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और वैगनार ग्रुप के खिलाफ, ठीक है। तो यही सब कुछ चल रहा है। और दूसरा चाइना का तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका उद्देश्य आमतौर पर क्या होता है कि खुद को एक तरह से वर्ल्ड पावर दुनिया में एक तरह से स्थापित करने का प्रयास करें। और भारत के लिए आप जानते हैं कि भारत अमेरिका की यात्रा करके आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है रशिया हमसे जुड़ जाए कि तुम अमेरिका में उनके साथ टाइप कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए भी प्रति संतुलन ये हो जाएगा कि भारत अमेरिका में भी है और यहाँ रशिया में भी है, ठीक है। और पाकिस्तान को तो खैर इसका कोई जियोपॉलिटिकल इतना ज़्यादा एजेंडा पूरी दुनिया में नहीं है, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है इनका भी कोई खास बहुत ज़्यादा बोलबाला इस संगठन में नहीं है, भले ही इसके संस्थापक सदस्य देश रहे हों, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला यहाँ पर नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके टोटल मेंबर स्टेट्स कौन कौन से, इंडिया है, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, 4 तो ये हो गए। इसके अलावा
इसमें ईरान भी एक जुड़ गया है, +1 कर लीजिए। और इसके अलावा ठीक है 4 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो इसमें, यानी कि इसके टोटल 9 मेंबर अब हो गए, पिछले साल तक 8 थे, अब 9 हो गए। अब इनको याद करने का सिंपल तरीका क्या होता है, देखो भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ये तो ठीक ही हो गया याद करना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनको याद करने में। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में सिंपली से आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है। जो तुर्कमेनिस्तान है ये एससीओ का मेंबर नहीं है, इसको छोड़ करके बाकी सारे हैं, ठीक है। तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, तो ये इसके मेंबर होंगे। तुर्कमेनिस्तान कभी भी इसका मेंबर नहीं होगा, ठीक है। ये वही तुर्कमेनिस्तान है जिसके साथ भारत तापी प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत तक। तो तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी के जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये इसके मेंबर है। ईरान इसी साल इसका मेंबर बना है। और 4 कौन हो गए, भारत, पाकिस्तान, चाइना और रशिया। तो टोटल इसके मेंबर्स की संख्या आज की डेट में 9 हो गई है। और इसकी प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास में है, पिछले साल उज्बेकिस्तान के पास थी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसकी समिट आयोजित कराई गई थी, इस साल भारत के पास है। और अगले साल किर्गिस्तान के पास जो है ये समिट होगी। और यही सब कुछ एससीओ में चल रहा है। और भारत के लिए एससीओ कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल नहीं है। हाँ, ब्रिक्स भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एससीओ में कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रभावी संगठन एक तरह से हम इसको नहीं कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। आपके इस पूरे सेशन को लेकर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।